हेलो बच्चों, क्लास 11 12 के पीसीएम के कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है जो बना हुआ है आपके बोर्ड्स के लिए, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना जहाँ पे आपको क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उन असाइनमेंट्स की आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बिल्कुल ही ज़ीरो फीस के साथ। हाँ, बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर बाद में जाके ये है ना ज्वाइन करने मेंबर फीस ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री ही मिलेगा। ठीक है। आपकी क्लास 12th है तो भैया आपका तो 10 महीने की जर्नी और हमारी रह गई है, उसके बाद आप निकल जाओगे। तो प्लीज़ आपके जो छोटे जूनियर हैं है ना, उनको ज़रूर बता के जाओ कि भैया यहाँ पे आके सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे एजुकेशन क्या रहने वाली है, फ्री रहने वाली है। चलो, कहाँ पे बने रहना है, कौन सा चैनल चैनल ज़रूर याद करवा देना अपने जूनियर्स को, ट्रेंडिंग ट्यूटर। ठीक है, ट्रेंडिंग ट्विटर पे बने रहो। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखो, और जिन्होंने शेयर नहीं किया और वो भी शेयर कर दो भाई। चलो, आज है हमारी डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, 3 लेक्चर आपने देख लिए हैं, बहुत इजी है। ठीक है, आज हमें एप्लीकेशन देखनी है डिटर्मिनेंट की और कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से इस चैप्टर से आसान चैप्टर तो कोई भी नहीं है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर से हैं। चलो फिर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द value of k for which मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स A क्या गिवन है, 1 0 k 2 1 3 and k 0 1 is invertible। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। अब सर कैसे निकालें? लास्ट क्लास में हमने एक बात पढ़ी थी कि बेटा अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इफ a इज इन्वर्टिबल, इफ a इज इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो हम इन्वर्स उसी का निकाल सकते हैं जिसकी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट निकालो, इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, 1 × 1 - 0 - 0 इंटू 2 - 3k प्लस के इंटू क्या आएगा, 0 - k। ये चीज़ आपकी ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, 1 + 0, ठीक है, -k² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k² की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, k² इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स k कैन नॉट बी इक्वल टू +-1। तो भैया k की वैल्यू +-1 नहीं होनी चाहिए। सर आपने तो बोला था कि k की वैल्यू निकालो, इसके लिए ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। हाँ तो निकाल तो दी, +-1 की जगह कोई मर्जी वैल्यू ले लो, उस सभी के लिए ये वैल्यू क्या होगी, ये मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। अगर आपने यहाँ पे k की वैल्यू 1 ले ली या k की वैल्यू -1 ले ली, उस केस में ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं रहेगी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भैया k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है सिवाय +1 और -1 के। k की वैल्यू +1 या -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखता जाता हूँ आपके लिए। वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सर हमें तो पता ही नहीं है होता है भैया। अब आप वेरीफाई करो और यहाँ से ये रिजल्ट भी आप याद रखोगे। कैसे, किसको वेरीफाई करना है, ए और बी क्या है, ए मैट्रिक्स 3 7 2 5 और बी मैट्रिक्स है 6 8 7 9। तो ए बी मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स निकाल को ए इन्वर्स निकालो और फिर उनका क्या लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो देखो सेम आता है या नहीं आता।
तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये चीज़ आपकी प्रॉपर्टी होती है, रिवर्सल लॉ है कि ए बी का जो इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के क्या होता है, बराबर होता है। इसे बेटा हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। चलो जी, ए बी निकालते हैं पहले तो। ए बी सॉरी, ए बी क्या होगा, 3, 7, 2, 5, 6, 8, 7, 9। तो ए और बी, देखो मैं तो हर बार एरो लगा के करता हूँ, ठीक है। तो 3 6 18, 7 7 49, 18 + 49। तो यहाँ पे 18 + 49, 9 8 17 4 5 6, 67 ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 × 8, एक मिनट, हाँ सॉरी, 3 × 8, 24 + 63, 24 + 63 कितना होगा, 87, 24 + 63 = 87। नेक्स्ट, 12 + 35, 47, 16 + 45, 16 + 45 = 61। तो ए बी हमारा ये आ गया। ए बी का इन्वर्स निकालना है, ठीक है जी, ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का इन्वर्स क्या आएगा, अब पहले तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बी इन्वर्स निकालने के लिए हमें ए बी के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ए बी का डिटर्मिनेंट भाई बहुत टेढ़ा सा आने वाला है। तो 67 × 61 माइनस 87 × 47, 67 × 61। तो कहीं पे करते हैं 67 को 61 से, दिस इज 7 6 यहाँ पे 238। तो ये कितना आया, 7883। इतना कम कैसे आएगा, 60 ही 3600 हो जाता है ना, कहीं पे गलती तो नहीं की। 7 6 42 2 और 4 आएगा यहाँ पे 40, तो 4087, ठीक है। तो ये आया हमारे पास 4087 माइनस 87 × 47, 87 × 47, 9609। नेक्स्ट, 28 2 32 34, 980 4089, 4089। तो ये आया -2। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आया, -2। अब अगर हम ए बी इन्वर्स की बात करें, 67 87, एडजॉइंट, चलो एडजॉइंट निकालना है। ए बी हमारे पास कितना आया, ए बी हमारे पास आया 67, यहाँ पे 61, 87 और 47। अब इसका अगर हम एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ए बी क्या होगा, देखो 2 × 2 की मैट्रिक्स में पहले भी सीखा हुआ है ना, शॉर्ट में निकाल सकते हो, अदरवाइज आप कोफैक्टर माइनर लेके निकाल सकते हो। तो ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए बी आया। तो यहाँ पे ए बी का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ए बी इज 61 माइनस 87 माइनस 47 एंड 67 डिवाइडेड बाय -2, डिवाइडेड बाय -2। तो इसको करके लिखोगे, -61/2, 87/2, 47/2 एंड -67/2। तो हमारा ए बी का इन्वर्स तो ये आया। अब हमें चाहिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो बी और ए को कॉपी करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है, बी इन्वर्स निकालना है और ए इन्वर्स निकालना है। तो बी इन्वर्स के लिए एडजॉइंट बी, चलो ए से स्टार्ट करते हैं, ए इन्वर्स। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 15 - 14 = 1।
एडजॉइंट ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए कितना आएगा, 5 -7 -2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये मेरा आ गया ए इनवर्स, 5 -7 -2 एंड 3। ऐसे ही अब बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 54 -56 3, है ना, यही आएगा ना, नहीं आएगा, 54 -56 -2 आएगा, गलत, 54 -52 -2। बी इनवर्स एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। भाई अगर किसी को थोड़ा सा तेज लग रहा है, हैं कि तेज हो रहा है सर, तो थोड़ा सा यार कैलकुलेशन पे स्पीड अप करो आपको, क्योंकि 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना है, ठीक है। और 2x2 की मैट्रिक्स में मैं अगर इतना टाइम लगाऊं, बेटा सच बता रहा हूँ, 2x2 की मैट्रिक्स में अगर हम इतना टाइम लगाएंगे ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। +4 हो जाएगा ये, और 7/2 एंड -3, ठीक है। अब इन्हें हमें करना है मल्टीप्लाई, बी इनवर्स ए इनवर्स, हमें चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बी इनवर्स लिखना है। बी इनवर्स क्या है हमारे पास, ये बी इनवर्स ए इनवर्स, अब इन्हें हम करते हैं मल्टीप्लाई। एरो लगा के कर लिया करो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे 9 × 45, 45/2 -8, ठीक है, 45/2 -8। नेक्स्ट 63 माइनस का 63, एक मिनट, यहाँ पे ए इनवर्स हमारा यही है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी, -63, ओ सॉरी, -63 डिवाइडेड बाय 2 -12, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो एक बार बस चेक कर लेना यार, कहीं पे गड़बड़ ना हो रही हो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 35/2 प्लस -6, 35/2 -6। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -49/2 एंड माइनस माइनस +9, ठीक है। तो ये आपको क्या करनी पड़ेगी, सोल्व करनी पड़ेगी। हमारा ए बी इनवर्स क्या आया था, ए बी में यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, हमारा यहाँ पे माइनस साइन नहीं आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ आ रही है। बी इनवर्स ए इनवर्स दोबारा चेक करें, -8 -7, तो ओके 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 ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुई हुई है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस हमने यहाँ पे -9/2 आएगा, तो ये मेरा -45 आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से सब ठीक है ना। और अगर यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, एक बार ये 10/2 × 5, 35/2, 3 -2 -6 +6 और माइनस का साइन, ठीक है। तो बेटा इसको सोल्व कर लो, ठीक है। जो भी गलतियाँ थी वो मैंने चेक कर ली हैं, हमारा साइन ऑपोजिट आ रहे थे तो साइन मैंने चेक कर लिए हैं, तो यहाँ पे अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चेक करके देखना, अगर कोई गलती है तो देख लेना भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक पाएगा, ठीक है। फिर भी इसमें माइनस प्लस की गलतियाँ हो जाती हैं, अगर होएगी तो डेफिनेटली फिर वही बात मेरी सच हो जाएगी कि हाँ, अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल होगे, ज़्यादा स्पीड से भागोगे तो गलतियाँ करोगे। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम चलते हैं। जैसे आप बेटा लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, लीनियर इक्वेशन हमने क्लास 10th में पढ़ी है ना। अब उन्हीं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन
अगर हमें इन्वर्स की मदद से देना है तो कैसे देंगे? अब लीनियर इक्वेशन हम सोल्व करेंगे इन्वर्स की हेल्प से, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, ये एप्लीकेशन का ही पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, solution of system of linear equation using inverse of matrix, using inverse of matrix, मैट्रिक्स की मदद से, ठीक है? मैट्रिक्स अगर हमें दी हुई है, हमें मैट्रिक्स बना के कैसे निकाले भाई? अगर हमें लीनियर ऑफ इक्वेशंस दे दी, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3, ठीक है? ये हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन? कैसे निकालना है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकालनी होती थी, और आपको क्या करना होता है? कंडीशंस बतानी होती थी, है ना, कि ये सॉल्यूशन जो है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मैनी सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना? यही चीज़ें आपको बतानी होती थी। अब यहाँ पे हम इन्वर्स की मदद से या मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे। अब मैट्रिक्स कैसे बनती है, ठीक है? मैट्रिक्स हमारी कैसे बनेगी देखो, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स बनेंगी। एक होगी मैट्रिक्स ए जो कोफिशिएंट्स की होगी, ठीक है? जैसे एक्स के कोफिशिएंट a1, पहली इक्वेशन a1 b1 c1 कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इक्वेशन के a2 b2 c2, नेक्स्ट a3 b3 एंड c3। दूसरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी बेटा वेरिएबल्स की, x मान लिया है उसको, क्या है वेरिएबल यहाँ पे? x y z। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी बेटा आपके एक कांस्टेंट की मैट्रिक्स जो आपके d1 d2 हैं, d1 d2 d3, ठीक है जी? अब कंडीशंस क्या हैं देखो, देखो यार यहाँ पे सिंपल सी मेरी बात है, इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स से कैसे बनेगा? जब मैं ए मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और उसी से तो मेरा किसके इक्वल आएगा? ये डी के, बी मैट्रिक्स के इक्वल पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि a1x मेरा कैसे पॉसिबल है? ए मैट्रिक्स को मैं एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ही ये चीज़ मेरी इक्वेशन बनेगी, है ना? तो ये चीज़ हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में सीखी हुई है। तो यहाँ से ए एक्स इज़ इक्वल टू बी लिख सकते हैं, हाँ जी सर लिख सकते हैं, ठीक है? अब हमें एक प्रॉपर्टी ये भी पता है, चलो पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अगर मैं ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए इनवर्स इंटू बी। अब हमें ये पता है ना, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है? आई मैट्रिक्स। तो दिस इज आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। आई इंटू एक्स क्या होता है देखो, आई इंटू मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये हमारा रिलेशन होता है कि हमें कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया, सर ये तो यहीं से भी आ जाता है, लेकिन कैसे करके दिखाना होता है, ड्राइव ऐसे होता है ये। तो यहाँ से एक्स ए इनवर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। तो ये दो फॉर्म, ठीक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ज़्यादा ज़रूरी ये वाली है, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसी से हमारी कंडीशंस डिफाइंड होती हैं। अब क्या होती हैं सर कंडीशंस? कंडीशन फॉर कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सिस्टम कंसिस्टेंट हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, इसका हमें पता कैसे चलता है? देखो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी या फिर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, ऐसे ही है। अब कंडीशंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट की और इनकंसिस्टेंट की, दो ही चीज़ें होती हैं। या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेटा कंसिस्टेंट होगा, या इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट को ही हम क्या कहते थे? नो सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। अब यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट के साथ साथ उसका एक ही सॉल्यूशन लाई करेगा। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन आपका निकलेगा, मीन्स एक्स वाई जेड की कोई एक ही वैल्यू निकलेगी, एक से ज़्यादा नहीं निकलेगी। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट, मैनी सॉल्यूशन कब होगा? अगर आपका डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो हो और एडजॉइंट ए इंटू बी भी क्या आए? ज़ीरो आए। मीन्स न्यूमिनेटर भी पूरा ज़ीरो आए और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो आए, तब उस केस में हमारे कैसे सॉल्यूशन होगा? मैनी सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट होगी लेकिन मैनी सॉल्यूशन होगी। बट इनकंसिस्टेंट कब होगी, या इसी को क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या होगा? कि तुम्हारा डिटर्मिनेंट ए तो ज़ीरो हो, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, लेकिन न्यूमिनेटर ज़ीरो ना हो। ठीक है, बट एडजॉइंट ए इंटू बी ये आपका नॉन ज़ीरो आए, तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। कोई एक्स, कोई वाई, कोई जेड की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ही आपने क्लास 10th में ऐसे ही चार्ट बना के पढ़ा था ना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का, सेम वैसे ही चार्ट है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ज़ीरो है, ठीक है, और न्यूमिनेटर भी ज़ीरो हो गया, तो मैनी सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो है लेकिन न्यूमिनेटर ज़ीरो नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा? जैसे हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। तो एक ए मैट्रिक्स बनेगी इसमें, 5 2 7 3। एक एक्स मैट्रिक्स बनाओ, एक्स वाई, और एक बी मैट्रिक्स बनेगी, 4 और 5। ये मैट्रिक्स बनी, कंसिस्टेंट है या नहीं है कैसे चेक होगा? डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए कितना निकला? 15 माइनस 14, दैट इज 1। मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज नॉट ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं है, और ऐसा एक ही केस होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन में यही बताना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है। और ज़्यादा आप क्या लिख सकते हो? कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद
यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक आपके लिए। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2। ये एक मैट्रिक्स है। कह रहे फाइंड ए इनवर्स एंड सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? इक्वेशंस दी हुई हैं आपको। 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 11, 3x + 2y - 4z इज इक्वल टू -5 एंड x + y - 2z इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो आपको ए इनवर्स निकालना है और इसको सोल्व करना है। क्लियर है? अब कैसे करेंगे ये आपके लिए, चलो इसको ना मैं आपको होमवर्क देता हूँ। हिंट मैं दे जाता हूँ, आपको रिलेशन पता ही है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखो क्वेश्चन लंबा जाता है, 5 मार्क में आता है ऐसा क्वेश्चन। कितने नंबर में? 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देख। मेथड बहुत इजी है। ए इनवर्स जैसे आप निकालते हो, ए इनवर्स आपको सेम, ठीक है, कैलकुलेट एज बिफोर, जैसे पहले निकालते आए हो वैसे ही निकालना है। कोई नई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन लंबा जाएगा। वो ए इनवर्स की वैल्यू इसमें डालो, वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी, मैट्रिक्स में किए हुए हैं ये क्वेश्चन। इक्वालिटी का साइन लगा होगा, ठीक है, इक्वालिटी का साइन लगा होगा। अब आपको ये क्वेश्चन करके लेके आना है। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, दिक्कत कहीं पे भी आए, दिक्कत कहीं पे भी आए तो बता देना, क्योंकि इसमें अब आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा यार, ये 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, ये 1/3 की मैट्रिक्स बनेगी। 3/3, ठीक है, और ये 1/3 की मैट्रिक्स है। क्लियर है? इन दोनों को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सॉरी, 3 × 1 की मैट्रिक्स है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा? 3/1 की मैट्रिक्स निकलेगी, जो एग्जैक्टली क्या होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दे देगी। ठीक है, वहाँ पे फिर आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको करके आओ, फिर मेरे को बताओ। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ एक नया। नेक्स्ट क्लास में ना मैं वही क्वेश्चन उठा के कराऊंगा, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो, और उस पर ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलो, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि सर करा नहीं रहे। भाई एक बार करके देखना, ठीक है, एक बार करके देखना, दिमाग चलाना है। और जून का महीना है, सबसे बेस्ट टाइम है आपके पास, जितना दिमाग चला सकते हो चला लेना। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन कॉन्करेंट है या नहीं, इस पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यार देखो, 3 लाइन कॉन्करेंट कैसे मानी जाती है? 3 लाइन कॉन्करेंट हैं या नहीं, ये हम कैसे प्रूव करते हैं, या 3 लाइन कैसे कॉन्करेंट हो सकती है? देखो, कोई भी आप लाइन ड्रॉ करो, L1, L2, L3, अगर ये कॉन्करेंट हुई, कॉन्करेंट का मतलब ये एक ही पॉइंट से क्या करेंगी, पास करेंगे। अब ये एक कॉमन पॉइंट, इसको आप कहो P, इससे पास कर रही हैं। अगर ये तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हो, ठीक है, ये क्या हो गया, सबका कॉमन पॉइंट हो गया। तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हो तो 3 लाइन को क्या कहा जाता है, कॉन्करेंट हैं। ठीक है, 3 लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट if they pass through
इफ़ दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, अगर वो एक कॉमन पॉइंट से क्या कर रही हो, पास कर रही हो। ठीक है जी, क्लियर है। और इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन क्या होगी कि अगर अब ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन आपने ऊपर पढ़ी क्या होगी, a1x b1y c1z, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इफ़ L1 L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंसी की कंडीशन होती है देन जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे, a1 लाइन की इक्वेशन होगी कुछ ना कुछ, a1x b1y c1z इज इक्वल टू डी। ठीक है जी, ऐसी इक्वेशन होगी। तो मैं इसकी इक्वेशन भी लिखता हूँ, इसमें मैं फॉर्मेट डी यहाँ पे ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, तो यहीं पे लिखते हैं, L1 है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू ज़ीरो, या सीधा सीधा C3 Z भी मतलब 2D की बात करेंगे सिर्फ, इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y। सर 2D की बात क्यों कर रहे हो, 3D की बात क्यों नहीं कर रहे, सिलेबस। ठीक है जी, थोड़ा सा सिलेबस को भी हमें ध्यान में रख के चलना पड़ता है। a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड इफ दे आर कॉन्करेंट देन a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा। वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर है, ठीक है जी। जैसे अगर आपके पास, एक मिनट, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इफ लाइंस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू एक्स प्लस आर वाई प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड आर एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो आर कॉन्करेंट। ये बोल ही दिया है कि ये कॉन्करेंट हैं, देन फाइंड द रिलेशनशिप, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो सीधा सीधा हमने, देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो यार कर ही लोगे। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या है कि अगर पूछा जाएगा कि ये दो लाइन कंसिस्टेंट है या नहीं है, तीन लाइन कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट क्या किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ऐसे में बच्चा कई बार लैंग्वेज में फंस जाता है, देख के घबराता है कि पता नहीं यार क्या क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है, ये आपको सिस्टम ऑफ लाइंस दे दिया, बोला हुआ है कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब इनका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे वो जीरो के इक्वल आएगा, उसको जीरो के इक्वल पुट करो। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर, पी क्यू और आर आपस में कैसे रिलेटेड है, मीन्स इनमें कैसी इक्वेशन आपको दिखाई देगी। क्लियर है, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, मतलब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो। ये क्या आएगा, पी क्यू आर, क्यू आर पी, आर पी क्यू। अब ये दे रखा है आपको, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। जीरो के इक्वल है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल पुट कर दो। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, पी इंटू आर क्यू माइनस पी स्क्वेयर, आर क्यू माइनस पी स्क्वेयर माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वेयर माइनस आर पी प्लस आर इंटू क्यू पी माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, पी क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस क्यू क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर
माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है। और और क्या बन सकता है ये, पी क्यूब, है ना, पी क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब प्लस 3 पी क्यू आर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिलेशन बन गया। अब ये क्यूबिक आइडेंटिटी मेरे को बनती हुई दिख नहीं रही, है ना। माइनस साइन अगर कॉमन लेता मैं, तो पी क्यूब माइनस प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर इज इक्वल टू 0। हाँ, वहाँ पे प्लस होता है। आइडेंटिटी एक आपको नाइन्थ क्लास की आइडेंटिटी अगर याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 AB C, ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। अरे नहीं, बोलने में कुछ और होता है, लिखते वक्त ध्यान आए यहाँ पे माइनस ही होता है। अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँ, ठीक है, इस चीज़ को कंपेयर करें, और यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आता था, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आता था। अब ये चीज़ और ये चीज़ मेरे को सेम दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ज़ीरो है। अब ये चीज़ ज़ीरो कैसे आ सकती है, तो यहाँ से आर एच एस मेरी ज़ीरो कब हो सकती है, इफ़ आर एच एस इज़ ज़ीरो, किस किस केस में आर एच एस ज़ीरो हो सकती है, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। या तो ये चीज़ ज़ीरो होगी, ठीक है, ये चीज़ ज़ीरो होगी, या फिर ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, ये चीज़ होती है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, जो सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि P प्लस क्यू प्लस आर इज़ इक्वल टू 0, और P इज़ इक्वल टू क्यू इज़ इक्वल टू आर। ठीक है जी, ये आप लिख सकते हो, या आप यहाँ पे भी छोड़ के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी सही माना जाएगा। आप इसको, या 3 PQR को राइट हैंड साइड में ले जाओ, 3 PQR को आप राइट हैंड साइड में ले जा सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, आज यहाँ पे आपकी थ्योरी वाला सेशन सारा ख़त्म हो गया है, इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। परसों, है ना, परसों मतलब होगी फ्राइडे को, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्योरी कंप्लीट। थ्योरी इस चैप्टर की आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक दो अगर कोई छोटा पॉइंट छूटा होगा तो वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास है बेटा आपकी फ्राइडे को, आज वेडनेसडे है। ठीक है, टुडे इज़ वेडनेसडे, तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है। जो फ्राइडे को क्लास होगी उसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बड़ा सेशन बना लेते हैं जिसमें एनसीईआरटी सोल्व हो जाएगी पूरी। एनसीईआरटी सोल्व हो जाएगी, आपकी एग्जाम्पलर सोल्व करा देंगे, कि मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, और साथ ही साथ आप जो फेवरेट बुक है आपकी आर डी शर्मा, उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या आर डी शर्मा कह लो या सीधा सीधा PYQ कह लो। ठीक है, PYQ, ये हम एक सेशन रखते हैं, एक एक ही सेशन में ये सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को हम कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में ये चैप्टर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। नहीं तो आज थोड़े से क्वेश्चन आज करेंगे, फिर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक लंबा सेशन ले लेंगे 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, जितने का भी चलेगा। NCERT कंप्लीट,
एग्जाम्पलर कंप्लीट, RD शर्मा, सारे बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आपको दे देंगे। फ्राइडे फ्राइडे मतलब 13/6/25, आज की डेट 11 है, ठीक है, 11/6/25 है आज। आपको 13 तारीख को ये सेशन मिलेगा। 13 तारीख फ्राइडे है ना, फ्राइडे को हमारी मैथ्स और फिजिक्स की क्लास होती है, तो मैथ्स का सेशन आपको पूरा का पूरा इसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लो।